हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एपिडेमोलॉजी ऑफ टिटनस डिजीज़ इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि टिटनस डिजीज़ क्या होती है। तो टिटनस जो एक डिजीज़ एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ इसको बोल सकते हैं हम, और एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक कंडीशन में भी डेवलप हो सकती है। सीवियर सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, विच इज़ कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। और ये जो टिटनस डिजीज़ है ये कोज होती है बाय द एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। एक तरह का ग्राम पॉजिटिव रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। इस बैक्टीरिया की वजह से टिटनस डिजीज़ बॉडी के अंदर कोज होती है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें कि बेसिकली क्या सिम्टम्स होते हैं, तो ये जो डिजीज़ है इसके अंदर बॉडी में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लग जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो फेस और जो नेक वाला जो पार्ट है इसकी जो मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है और हार्ड होने लग जाती है मसल, जिसकी वजह से माउथ की ओपनिंग नहीं हो पाती है। माउथ की ओपनिंग में डिफ़िकल्टी जनरेट होती है और इसलिए इसको बोला जाता है लॉक जॉ। टिटनस डिजीज़ को सिंपली बोला जाता है लॉक जॉ, क्योंकि फेस और नेक की मसल्स में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से मसल्स हार्ड हो जाएगी, माउथ की ओपनिंग नहीं हो पाएगी, डिफ़िकल्टी होने लग जाएगी ओपनिंग में। इसकी वजह से इसलिए बोला जाता है इसको लॉक जॉ डिजीज़। अब इसके एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो टिटेनस जो डिजीज़ है वो अकर होती है, डेवलप होती है इन द अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स। जिन लोगों के जिन इंडिविजुअल्स के अंदर वैक्सीन नहीं लगाई गई है, जो अनवैक्सीनेटेड है मोस्ट कॉमनली, उनके अंदर ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी और 60% पेशेंट की डेथ हो जाती है जिनके अंदर वैक्सीन नहीं लगाई जाती है, क्योंकि वैक्सीन इसका सबसे बड़ा कंट्रोलिंग मेजर है टिटनस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, टिटनस जो डिजीज़ है किस तरीके से बॉडी में डेवलप होती है, किस तरीके से बैक्टीरिया बॉडी में ट्रांसमिट होता है, एंट्री करता है, तो ये जो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, वो बॉडी के अंदर बाय द इनोकुलेशन मोड के जरिए एंट्री करता है। जब भी किसी इंडिविजुअल्स के स्किन पे कट लग जाता है या कोई वुंड की कंडीशन डेवलप हो जाती है या कोई सर्जिकल इंसिजन लगाया गया है डिलीवरी के टाइम पे या मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे, रनिंग ईयर्स के टाइम पे, बर्न्स वाली कंडीशन के टाइम पे, जिस तरीके से भी स्किन में कट लगता है, तो उस टाइम पर सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरिया ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है इन द सोइल। ठीक है, सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर अपना स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। तो जब कभी भी स्किन कट्स या वुंड्स वाला पार्ट उस इन्फेक्टेड सोइल के कांटेक्ट में आता है जिसके अंदर एक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उस इन्फेक्टेड सोइल से ये उस स्किन कट के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री करता है और डिजीज़ कोज करता है। ठीक है, या फिर जैसे कोई कंटामिनेटेड मटेरियल से कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है या कोई ड्रेसिंग के टाइम पर हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके से स्किन कट के थ्रू ये बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री करेगा, तो वहाँ से एक पर्टिकुलर डिजीज़ कोज करेगा टिटनस। ठीक है, अब जो क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनाई बैक्टीरिया की हम बात करते हैं वो एनेरोबिक होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंसी में ग्रोथ करता है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, मींस अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये अपनी एक नई स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है और ये क्या करता है, एक एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं टिटेनोस्पाज्मिन। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से मसल्स जो मोटा न्यूरॉन्स होती है मसल्स की वो ब्लॉक होने लग जाती है। अब ये जो टॉक्सिन है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंट्री करता है लिम्फेटिक सिस्टम में और इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली, जिसकी वजह से जो मोटा न्यूरॉन्स है मसल्स की वो ब्लॉक हो जाती है और मसल्स के अंदर सीवियरली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लग जाता है और इन्फेक्शन स्प्रेड होता है मोर इन अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट्स। जहाँ पर अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट्स है वहाँ पर जो डर्ट या डस्ट वाली कंडीशंस है वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर जहाँ पर एसेप्टिक प्रिकॉशंस का यूज़ नहीं किया जा रहा है डिलीवरी के टाइम पर या किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पर, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है, एसेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं रखे जा रहे हैं, तो उस जगह पर उस एनवायरमेंटल कंडीशन में ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है।
अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 to 21 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब कभी भी एक टिटेनाई जो बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री करेगा तब से लेकर 3 से 21 दिन तक 21 दिन के बाद इसके फर्स्ट सिम्टम दिखाई देंगे बॉडी में। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे, सिम्टम्स की बात करेंगे कि टिटनस डिजीज से बॉडी में किस तरीके से सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। तो अगर टिटनस डिजीज लोकलाइज्ड है, ठीक है, केवल जिस पर्टिकुलर स्किन कट या उस वुंड वाले पार्ट में बैक्टीरिया एंट्री करिए और वहीं पर सिम्टम्स या वहीं पर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तब उस डिजीज को बोलेंगे लोकलाइज्ड। ठीक है, टिटनस अगर लोकलाइज्ड है तो मसल सराउंडिंग द वुंड शो स्पाज्म एंड इंक्रीज्ड टोन। जो जहाँ पर वुंड वाला पार्ट है, जिस जगह से जिस साइड से टिटेनाई बैक्टीरिया ने एंट्री करी है बॉडी में, उसके सराउंडिंग जो मसल्स है उसकी टोन इंक्रीज्ड हो जाएगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज्ड हो जाएगी, वहाँ पर स्पाज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और अगर टिटनस जनरलाइज्ड है, अगर उस पर्टिकुलर पार्ट से अगर टिटेनाई बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम में डिस्पोज होके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में या अलग अलग साइट पे जाके इन्फेक्शन कोज करता है, तब उस डिजीज़ को हम बोलेंगे जनरलाइज्ड। ठीक है, अगर जनरलाइज्ड टिटनस की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसके बिगिनिंग सिम्टम्स रहेंगे वहाँ पे। सबसे पहले फीवर डेवलप होगा, टेकीकार्डिया होने लग जाएगा, रेस्टलेस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, इरिटेबिलिटी एंड सीवियर स्पाज्म इन द मसल्स। मसल्स के अंदर जो उस पर्टिकुलर साइट की जो मसल्स है वहाँ पर इरिटेशन हो जाएगी और स्पाज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, टोन इंक्रीज हो जाएगी उसकी। और बिकॉज ऑफ द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से सीवियर पेन होने लग जाएगा और माउथ की जो ओपनिंग है वो डिफ़िकल्टी जनरेट हो जाएगी उसके अंदर। अगर टिटनस डिजीज़ अगर जनरलाइज कंडीशन में डेवलप होती है तो सबसे पहले फेस और नेक की मसल्स अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से माउथ की ओपनिंग नहीं हो पाती, वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। और ओपिस्टोटोन्स, अगर टिटनस डिजीज़ अगर सीवियर कंडीशन में ट्रांसमिट हो रही है, क्रोनिक कंडीशन में या फिर सीवियर कंडीशन में ट्रांसमिट हो रही है, तो इसका मेजर सिम्टम है, सीवियर सिम्टम है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ओपिस्टोटोन्स के अंदर क्या होगा कि पूरी बॉडी के जो मसल्स है उसके अंदर बैकवर्ड आर्किंग होने लग जाएगी। ठीक है, पीछे की तरफ मसल सिकुड़ने लग जाएगी एक तरीके से। जैसे अगर नेक और फेस की मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, ओपिस्टोटोन्स डेवलप हो रहा है वहाँ पर, तो उस टाइम पर बैकवर्ड आर्किंग डेवलप हो जाएगी, एक पीछे की तरफ सिकुड़ने लग जाएगी मसल्स सीवियरली। ठीक है, और उसके बाद में डायरेक्टली डेथ की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और कन्वर्जन्स आने लग जाएंगे पेशेंट को, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग जाएगी, रेस्पायरेशन प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और इमीडिएटली डायरेक्टली डेथ उसके बाद में। अब इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें हम कि डिजीज़ को किस तरीके से, टिटनस को हम डायग्नोस कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो डिजीज़ है कैन बी डायग्नोस्ड बाय साइन एंड सिम्टम्स, उसके साइन एंड सिम्टम्स के आधार पे हम उस डिजीज़ को डायग्नोस किया जा सकता है, एंड बाय द हिस्ट्री ऑफ इंजुरी एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और जो अगर वुंड वाला, वुंड की कंडीशन डेवलप हो रही है तो इस तरीके से हम हिस्ट्री कलेक्ट करके डिजीज़ को डायग्नोसिस कर सकते हैं और इन्फेक्शन का सोर्स पता करके हम डिजीज़ को डायग्नोसिस किया जा सकता है। कन्फर्मली अगर डायग्नोसिस करना है तो जो वुंड वाले पार्ट से उसका स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है, स्पेसिमेन कलेक्ट करके उसको माइक्रोस्कोपिक में एग्जामिन किया जाता है या फिर कल्चर के अंदर रखा जाता है उसको, और उस माइक्रोस्कोपिक में एग्जामिन के थ्रू हमें जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो बैक्टीरिया है उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो एग्जामिन हो जाएगी वहाँ पर, तब हमें डिजीज़ कन्फर्मली डायग्नोस हो जाएगी वहाँ पे। अब इसके मैनेजमेंट की बात करें कि किस तरीके से डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है टिटनस से। तो एज सून एज द डिजीज इज डायग्नोस, टिटनस एंटीटॉक्सिन शुड बी, ये यहाँ पर है, एंटीटॉक्सिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड। जब जितना जल्दी हो सके डिजीज़ को डायग्नोस किया जाना चाहिए, और जो इसके लिए जो रिगार्डिंग जो एंटीटॉक्सिन है वो एडमिनिस्टर्ड करना चाहिए बॉडी में, जिससे कि टिटनस को कंट्रोल कर सके, हम उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सके। और जो पेशेंट को है उस टाइम पर उसको मसल्स रिलैक्सेंट्स जो है ड्रग्स है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसको सेडेटिव्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि उसको जो सिम्टम्स है वो डिक्रीज हो सके।
और एंटी अगर कन्वर्जेंस की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो रही है तो वहाँ पर एंटी कन्वर्जेंस ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है। अब हम प्रिवेंशन की बात करें तो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके आधार पर जो डीपीटी का जो वैक्सीनेशन है वो लगाया जाता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस। ठीक है, वो वैक्सीनेशन प्रिवेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करें तो जो टिटनाई बैक्टीरिया होता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को टीटी की जो टिटनस टॉक्सोइड की जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड की जाती है इन द 2 मंथ्स। और हमेशा अगर प्रिवेंशन की बात करें तो जब कभी हॉस्पिटल्स के अंदर जो सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं डिलीवरी के टाइम पर या किसी भी तरीके का कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया जा रहा है तो उस टाइम पे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो प्रॉपरली स्टेलाइज होना चाहिए और पूरे तरीके से वहाँ पर एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ किया जाना चाहिए, अप्लाई किया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके से इन्फेक्शन डिजीज़ लाइक सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सके, वहाँ पे प्रिवेंट कर सके उस डिजीज़ से। तो ये एक था एपिडेमोलॉजी थी टिटनस डिजीज़ की। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे बताना, लाइक करके कमेंट करके बताना। थैंक यू।